मैहर गांव में रमन नाम का एक जमींदार रहता था। उसके यहाँ पर दिनेश और महेश नाम के दो व्यक्ति नौकरी करते थे। एक दिन दिनेश महेश से बोला, अरे यार महेश, आखिर हम कब तक रमन की गुलामी करते रहेंगे। इसने तो कंजूसी की सारी हदें पार कर दी। दिन रात हम दोनों से मेहनत से काम करवाता है और बदले में आखिर हमको देता ही क्या है। फिर महेश कहता है, बिल्कुल सही कह रहे हो दिनेश भाई, मैं भी इस नौकरी से तंग आ चुका हूँ। लेकिन हम दोनों को इसके अलावा और कोई काम भी तो नहीं आता। फिर दिनेश कहता है, हम दोनों को इस रमन की गुलामी करते हुए 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं और हमारी उम्र भी 25 के पार हो गई है। इस रमन का तो हम दोनों के विवाह की कोई चिंता ही नहीं है। फिर महेश कहता है, सही कह रहे हो दिनेश भाई, मुझे लगता है कि हम दोनों को रमन जमींदार से इस बारे में जरूर बात करनी चाहिए कि गांव की दो सुंदर कन्याएं हम दोनों के लिए देखे और हमारा उनसे विवाह करा दे। आखिर हमारा भी विवाह करने का अधिकार है। तभी वहां पर रमन जमींदार आ गया। तो दिनेश कहता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है रमन जी। तो जमींदार जी कहते हैं, कहो क्या बात करनी है। महेश दिनेश की और आंखों से इशारा करते हुए बात करने के लिए कहने लगा। यह देखते हुए जमींदार जी कहते हैं, या तुम दोनों एक दूसरे से आंखों का इशारा क्या कर रहे हो। सीधी तरह से बोलो, क्या बात करना चाहते हो। मुझे और भी बहुत काम है। फिर दिनेश कहता है, रमन जी, हम दोनों को आपके यहाँ पर नौकरी करते हुए 15 साल से ज्यादा का समय हो गया है और हमारी उम्र भी 25 के पार हो गई है और हम दोनों का आपके अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। फिर रमन जमींदार कहते हैं, क्या तुम दोनों ने रात में कोई हिंदी पिक्चर देख ली है। जल्दी बोलो, क्या बात करनी है। फिर दिनेश फटाफट कहता, अब हम दोनों चाहते हैं कि हमारा विवाह जल्द से जल्द हो जाए। फिर रमन जमींदार कहते हैं, तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है। तुम दोनों की हरकतों की वजह से पूरा गांव परेशान रहता है। कभी सोचा है कि अगर मैंने तुम्हें धक्के देकर अपने काम से बाहर निकाल दिया तो उसी दिन गांव वाले तुम दोनों को धक्के देकर गांव से बाहर निकाल देंगे। फिर महेश कहता है, तो क्या हम दोनों का विवाह कभी नहीं होगा। फिर रमन जमींदार कहते हैं, विवाह करना है तो तुम दोनों पहले अपनी उल्टी सीधी हरकतें बंद करो। परसों ही मुझसे झमरू चाय वाला तुम दोनों की शिकायत कर रहा था। तुम दोनों ने उस बेचारे के 4 महीने से पैसे नहीं दिए और ऊपर से रोज उसकी चाय भी पीते हो। फिर दिनेश बोला, वह झूठ बोल रहा है। हमने उसके पैसे देने से इनकार नहीं किया। और महेश भी कहने लगा, दिनेश भाई सही बोल रहे हैं। हमने उससे बोला तो है कि पगार मिलते ही उसके सारे पैसे चुका देंगे। फिर रमन जमींदार कहता है, तुम दोनों के ऊपर पहले से ही मेरा कितना एडवांस निकल रहा है, तुम्हें इसका अंदाजा भी है। 3 दिन पहले कमरू छोले भटूरे वाला भी मेरे पास तुम दोनों की शिकायत लेकर आया था कि तुम दोनों रोज उसके छोले भटूरे पेट भरकर खा के आ जाते हो और पैसे देने की बारी आने पर मेरे नाम की खौफ दिखाकर उसे डराते हो। तुम दोनों के पैसे भी मुझे देने पड़े और मैंने झमरू को भी सारे पैसे चुका दिए हैं और यह सारे के सारे पैसे तुम दोनों की पगार से कटेंगे। और सुनो, इस महीने तुम्हें कोई पगार नहीं मिलेगी। पहले एडवांस कटाओ, फिर उसके बाद पगार की सोचना।
कोई काम धंधा तो करते नहीं है, दिन भर यहाँ पड़े पड़े बस मुफ्त का खाना खाते रहते हैं। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। इतना कहकर रमन जमींदार वहां से चला गया। फिर दिनेश कहने लगा, समझ में नहीं आता कि यह इतना सारा धन लेकर जाएगा कहाँ। फिर महेश कहता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो दिनेश भाई, हम दोनों को कुछ न कुछ तो योजना बनानी पड़ेगी, नहीं तो सारा जीवन हम दोनों इस जमींदार की हवेली की साफ सफाई में ही बिता देंगे। तो दिनेश भी कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो महेश, रात में हमें कोई ना कोई योजना जरूर बनाएंगे और इस रमन को मजा चखाएंगे। फिलहाल तो मैं कभी किसी काम से जा रहा हूँ। तो महेश कहता है, मुझे सब पता है दिनेश भाई कि अब तुम कहाँ जा रहे हो। तुम नेहा के पास जा रहे हो ना। कितनी बार कहा है कि नेहा आपको पसंद नहीं करती, वह सिर्फ मुझसे प्यार करती है। फिर दिनेश कहता है, ए अपनी जुबान को लगाम दे महेश, नेहा सिर्फ मुझसे प्यार करती है। तो महेश कहता है, नहीं दिनेश भाई, नेहा सिर्फ मुझसे प्यार करती है। जब भी वह मुझे देखती है ना, उसके ओठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो दिनेश कहता है, अच्छा, ऐसा तो न जाने कितनी बार मेरे साथ में भी हुआ। जब भी वह मेरे सामने से निकलती है तो मुझे कम से कम 3 बार पलट कर देखती है। तो महेश कहता है, तो फिर आज इस बात का फैसला हो ही जाए कि नेहा आखिर किससे प्यार करती है। तो दिनेश कहता है, ठीक है, तो चलो। दिनेश और महेश नेहा के पास पहुंच गए। नेहा के पास पहुंचकर दिनेश कहता है, आज हम दोनों को तुम्हें बताना ही होगा नेहा कि तुम हम दोनों में से किससे प्यार करती हो। फिर महेश कहता है, दिनेश भाई सही बोल रहे हैं, तुम्हें लेकर हम दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सच सच बताओ नेहा, तुम मुझसे ही प्यार करती हो ना। फिर नेहा कहती है, तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है, तुम दोनों की हरकतों से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। आए दिन तुम दोनों मुझे छेड़ते रहते हो और मैं यह सोचकर पिताजी से शिकायत नहीं करती कि वह मेरी पढ़ाई बंद करवा देंगे, लेकिन तुम दोनों ने तो आज हद ही पार कर दी। तो फिर दिनेश कहता है, यह कैसी बातें कर रही हो नेहा, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे पलट पलट कर क्यों देखती थी। इसलिए कि मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि तुम्हें थप्पड़ मारूं कि चप्पलों से। तो महेश कहता है, देख लिया दिनेश भाई, तुम्हें अपना जवाब मिल गया। नेहा तुम्हें इसलिए बार बार पलट कर देखती थी कि वह कंफ्यूज थी, वह तुम्हें चप्पल से मारे या थप्पड़ से। इसका साफ साफ मतलब है कि नेहा सिर्फ मुझसे प्यार करती है। नेहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं बहुत जल्द रमन जमींदार से हम दोनों की शादी के बारे में बात कर लूंगा। फिर नेहा कहती है, रमन जमींदार तुम्हारा सेठ होगा, मेरा नहीं। मेरे पिताजी गांव के मुखिया हैं महेश, और तुम अपनी औकात में रहो। तो महेश कहता है, तो इसका मतलब क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। नेहा कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे जैसे निठल्लों से प्यार करने से बेहतर है मैं जीवन भर कुंवारी बैठी रहूं। तो महेश कहता है, तो फिर तुम मुझे बार बार मुस्कुरा कर क्यों देखती थी। तो नेहा कहती है, वह इसलिए कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत गुस्सा आता था, जैसे कि अब आ रहा है। और मुझे मेरी टीचर ने सिखाया है, जब आपको किसी के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोध आए तो जबरदस्ती मुस्कुरा दिया करो, गुस्सा शांत हो जाता है। अब अगर तुम दोनों ने
मेरा पीछा किया या मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं अपने पिताजी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। और तुम तो जानते ही हो, मेरे पिताजी इस गांव के मुखिया हैं। वो तुम दोनों को पीट पीट कर बुरी हालत कर देंगे, निकम्मे कहीं के। फिर दिनेश कहता है, मजाक बहुत हो गया नेहा। मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्रेम देखा है। सच सच बताओ, क्या तुम्हें मुझसे प्रेम है या नहीं? अगर नहीं है नेहा, तो मैं यह गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। दिनेश की बात सुनकर नेहा बहुत गहरी सोच में डूबते हुए बोली, यह सच है दिनेश कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। और यह भी सच है कि मैं अगर अब तक तुम्हें इग्नोर करती रही तो उसका भी एक कारण है। तो दिनेश पूछता है, कैसा कारण? तो नेहा बताती है कि मैं किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि शादी की पहली ही रात में पत्थर की हो जाऊंगी। नेहा ने इतना कहा ही था कि तभी मुखिया वहां पर आ गया। मुखिया को देखकर महेश बुरी तरह से घबरा गया, मगर दिनेश बिल्कुल भी नहीं घबराया। मुखिया की आंखों में आंसू थे और कहने लगा, मैं दुनिया का पहला ऐसा पिता कहलाऊंगा जो चाहकर भी अपने बेटी के हाथ पीले नहीं कर सकता, क्योंकि विवाह की पहली ही रात को मेरी बेटी पत्थर की बन जाएगी। फिर दिनेश कहता है, यह कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी बेटी किसी से विवाह करके पत्थर की कैसे बन सकती है? फिर मुखिया जी बताते हैं कि यह बहुत पुरानी कहानी है दिनेश। बरसों पहले इस गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति भूखा प्यासा टहलता फिर रहा था। उस वक्त भी मैं गांव का मुखिया था। मैंने उस व्यक्ति को अतिथि के तौर पर रात में अपने घर पर रख लिया। मैंने उसको बड़े प्रेम से भोजन खिलाया। उस व्यक्ति के हाथ में एक बहुत बड़ा थैला था। उस रात अचानक मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा कि उस थैले में से सफेद किरणें फूट रही थी। मैं चुपके से उसके थैले के पास गया। जैसे ही मैंने उस थैले के अंदर देखा, तो मेरी आंखें विस्मय से फटी की फटी रह गई। उस थैले के अंदर बेशकीमती मोती ही मोती भरे हुए थे। मेरे मन में लालच आ गया। मैंने वह सारे मोती रात के समय चुरा लिए। सुबह जब उस व्यक्ति ने मोतियों के बारे में मुझसे पूछा तो मैंने उल्टा उसे अपमानित करना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति मेरी बात सुनकर क्रोधित हो गया और उसने मुझे श्राप दिया कि आज के बाद तेरे खानदान की कोई भी बेटी अगर वह विवाह करेगी तो शादी की पहली रात वह पत्थर की बन जाएगी। फिर दिनेश कहता है, और आपने उसकी बात पर विश्वास कर लिया? यह भी तो हो सकता है ना कि उसने सिर्फ आपको यह डराने के लिए कहा हो। फिर मुखिया कहता है, शुरू शुरू में मैं भी यही समझता था। मैंने अपनी बहन का विवाह धूमधाम से किया, मगर मेरी बहन शादी की पहली रात पत्थर की बन गई। मैंने वह मोती जो उस बूढ़े व्यक्ति से चुराए थे, वह सारे मोती मिट्टी में परिवर्तित हो गए, सिवा एक मोती के। आज भी उस मोती को मैं अपनी जेब में संभाल कर रखता हूँ। इतना बोलकर मुखिया ने उस मोती को दिनेश के हाथों में पकड़ा दिया। फिर दिनेश कहने लगा, मैं आपकी बेटी से सच्चा प्रेम करता हूँ और मैं इस श्राप से नेहा को मुक्त कराऊंगा और इस गांव में तभी कदम रखूंगा जब नेहा और आपका परिवार श्राप से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर दिनेश महेश के साथ हवेली चला गया। फिर महेश दिनेश से कहता है, मुझे माफ कर दे मित्र, मुझे नहीं पता था
कि तू नेहा से सच्चा प्रेम करता है। तो दिनेश कहता है, तो क्या तुम नेहा से प्रेम नहीं करते थे? मुझे लगा था कि तुम भी नेहा से प्रेम करते हो। फिर महेश कहता है, अरे नहीं, मैं नेहा से प्रेम तो करता था, लेकिन तुम्हारे जैसा वो सच्चा प्रेम नहीं था। लेकिन मैं नेहा के खानदान को श्राप से मुक्त करने के लिए तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। तो दिनेश कहता है, नहीं महेश, यह काम मैं स्वयं अकेले ही करूंगा। मुखिया ने जो मोती दिया था उसे देखते हुए कहता है, यह मोती मुझे मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। अगले दिन दिनेश उस मोती को लेकर गांव शहर भटकने लगा। वह जहां भी उस मोती को लेकर जाता, हर दुकानदार उस मोती को देखकर उसे नहीं जानते हैं ऐसा कहते थे। एक दिन दिनेश थका हारा एक जंगल में बैठा हुआ था। उसे बहुत तेज प्यास लगी हुई थी और उसके पास बोतल में थोड़ा सा ही पानी बचा हुआ था। दिनेश पानी पीने ही वाला था, तभी एक साधु वहां पर पहुंचकर दिनेश से बोला, मैं बहुत देर से प्यासा हूँ बेटा, क्या तुम मुझे जल पिला सकते हो? दिनेश ने वह बोतल साधु को पकड़ा दी। साधु एक ही सांस में सारा पानी पी गया। फिर साधु पूछने लगे, तुम इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो बेटा? मुझे कुछ बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। दिनेश साधु को सारी बात बताने लगा। दिनेश ने उस मोती को साधु को दिखा दिया। मोती को देखकर साधु की आंखों में चमक आ गई। फिर साधु ने बताया कि तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब खड़े हो बेटा। इस जंगल के अंदर की ओर प्रवेश कर जाओ। थोड़ी दूर जाने पर तुम्हें एक रेगिस्तान नजर आने लगेगा। फिर दिनेश कहने लगा, यह कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? जंगल में रेगिस्तान? भला यह कैसे मुमकिन है? फिर साधु बाबा कहने लगे, सब कुछ मुमकिन है। यह पृथ्वी रहस्यों से भरी पड़ी है, मगर याद रखना, तुम्हें रेगिस्तान तभी दिखाई देगा जब तुम प्यासे रहोगे। इसलिए यहाँ से आगे बढ़ने के बाद तुम्हें जितनी भी प्यास लगे, पानी की एक बूंद भी नहीं पीना। इस जंगल के अंदर काफी सुंदर सुंदर तालाब मौजूद है। तालाब को देखकर तुम्हारी प्यास जागृत हो जाएगी, मगर तुम्हें अपनी प्यास पर काबू रखना होगा। रेगिस्तान में पहुंचकर तुम इस रहस्य को स्वयं समझ पाओगे। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। दिनेश जैसे जैसे जंगल की ओर बढ़ रहा था, उसे सुंदर सुंदर तालाब नजर आ रहे थे। दिनेश को बहुत तेज प्यास लगी थी, मगर उसे साधु की बात याद थी। दिनेश कई घंटे जंगल के अंदर चलता रहा। दिनेश के प्यास से ओठ सूखने लगे थे कि तभी उसकी नजर दूर रेगिस्तान पर पड़ी। दिनेश वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब दिनेश की आंख खुली तो उसने स्वयं को एक रेगिस्तान में पाया, मगर यह देखकर उसकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा कि उसे रेगिस्तान में रेत की जगह मोती ही मोती चमकते दिखाई दे रहे थे। दिनेश चारों ओर नजर दौड़ाने लगा। तभी दिनेश की नजर एक महल पर पड़ी। दिनेश उस महल को देख ही रहा था, तभी उसके कानों में एक स्त्री की आवाज टकराई, जिसने लंबा सा घूंघट डाल रखा था और कहने लगी, कौन हो तुम? तुम मोतियों के रेगिस्तान के तो नहीं लगते। फिर दिनेश अचंभित होते हुए कहता है, मोतियों का रेगिस्तान? तुम कहना क्या चाहती हो? फिर वह स्त्री कहती है, तुम जिस जगह पर खड़े हो उसे मोतियों का रेगिस्तान ही कहते हैं। उस स्त्री ने इतना कहा ही था कि तभी महल का दरवाजा खुल गया
और एक सैनिकों की टुकड़ी दिनेश के सामने खड़ी हो गई। दिनेश ने देखा कि उन सभी के शरीर रेत के बने हुए थे और उन सबके मोतियों की पोशाक पहनी हुई थी। तभी एक सैनिक बोला, इसे गिरफ्तार कर लो। सैनिक दिनेश को गिरफ्तार करके महल के अंदर ले गए। महल के अंदर एक मोतियों के सिंहासन पर एक बूढ़ा बैठा हुआ था। वह बूढ़ा मोतियों के रेगिस्तान का राजा था। और वो राजा बोला, कौन हो तुम? तो दिनेश ने कहा, मेरा नाम दिनेश है और मैं मैहर गांव से आया हूँ। तो वह राजा कहता है, तो इसका मतलब तुम पृथ्वी से आए हो? फिर दिनेश कहता है, पृथ्वी से आए हो का क्या मतलब? क्या यह स्थान पृथ्वी पर नहीं है? तो वह राजा बताता है कि नहीं, यह स्थान पृथ्वी का नहीं है। दरअसल तुम जिस जंगल से होते हुए इस रेगिस्तान तक पहुँचे हो, वहाँ पर एक अदृश्य द्वार खुलता है। अवश्य तुम्हारी किसी ने मदद की है, वरना बिना मदद के तुम इस जगह पर आ ही नहीं सकते। मुझे बताओ, तुम्हारी मदद किसने की है? दिनेश साधु के बारे में उस राजा को बताने लगा। राजा बोला, समझ गया। तो इसका मतलब यह तुम अंदर से एक अच्छे इंसान हो। वर्षों पहले मैं मैहर गांव में इंसान के वेश में गया था, मगर वहां के कपटी इंसान ने मेरे मोतियों को चुरा लिया। बेवकूफ इंसान! अगर वह मुझसे वह मोती मांग लेता है तो मैं उसे वह सारे मोती दे देता, लेकिन उसने मोती चुराकर उल्टा मुझे अपमानित किया। राजा ने इतना कहा ही था कि तभी दिनेश ने वह मोती राजा को दिखाते हुए कहा, कहीं आप इस मोती की तो बात नहीं कर रहे? फिर राजा बोले, तुम्हारे पास यह मोती कहाँ से आया? यह तो मोतियों के रेगिस्तान का ही वह मोती है। यह तो वही मोती है जो मैं उस व्यक्ति को देकर आया था। फिर दिनेश बोला, देखिए, उन्होंने आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन आपने उन्हें श्राप देकर अच्छा नहीं किया। आप ही बताइए, गलती तो उन्होंने की थी या उनके खानदान ने? दिनेश की बात सुनकर राजा दिनेश की ओर गौर से देखने लगा। उसकी आंखों में पश्चाताप था। फिर राजा बोला, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे अब अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। तो दिनेश कहता है, तो श्राप को समाप्त कर दीजिए। दिनेश की बात सुनकर उस राजा ने दिनेश से वह मोती ले लिया और उस मोती को जमीन पर पटक दिया। जमीन पर पटकते ही उस मोती के अंदर से काली परछाई निकलकर गायब हो गई। फिर राजा बोले, अब से वह सब श्राप से मुक्त हो गए। मोतियों के रेगिस्तान के राजा ने दिनेश को ढेर सारी मोती देकर विदा कर दिया। मुखिया की बहन जो पत्थर की बन चुकी थी, अब वह भी सही हो गई। मुखिया ने खुशी खुशी अपनी बेटी नेहा का विवाह दिनेश से कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।